कहानी की शुरुआत रॉब हॉल नाम के आदमी से होती है, जो एक पर्वतारोही है। अब रॉब नए पर्वतारोहियों को एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचाने का काम करता है और रॉब कई बार एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच चुका है। अब रॉब अपनी टीम के साथ नेपाल जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हम रॉब की वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है। अब ये सब नेपाल पहुँच जाते हैं, अपना अपना सामान लेकर आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। ये सब होटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रॉब अपनी टीम को चढ़ाई से संबंधित बातें समझाता है। रॉब कहता है कि आज 30 मार्च है और हमारा मिशन है 10 मई तक एवरेस्ट के शिखर तक पहुँचना। ये सब हेलीकॉप्टर से लूकला नाम की जगह तक पहुँचते हैं। यहाँ से ये सब बेस कैंप तक पैदल ही जाएंगे। यहाँ पर हमें खूबसूरत पहाड़ों पर बने ब्रिजेस का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग है। ये सब ब्रिज से होकर नामची बाजार नाम की जगह तक पहुँचते हैं, जो 12,303 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर इन सब का क्लाइमेट परमिट चेक होता है और ये सब आगे बढ़े और टैंगबोच मोनेस्ट्री तक पहुँचे, जो 12,687 फीट की ऊंचाई पर है। रॉब और उसकी पूरी टीम ने बौद्ध भिक्षुओं का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। अब इनका सामना बर्फ से होने लगा। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ हैं और एक बड़े बालों वाली बैल जो बेस कैंप तक सामान पहुँचाने का काम करते हैं। अब ये सब एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर कई पर्वतारोही दल मौजूद हैं। रॉब की कंपनी का नाम है एडवेंचर कल्चरल टेंट। यहाँ पर रॉब हेलन से मिलता है, जो बेस कैंप मैनेजर है। यहाँ पर रॉब एक आदमी से मिलता है जिसका नाम स्कॉट है। वो भी लोगों को एवरेस्ट के शिखर तक पहुँचाने का काम करता है। स्कॉट बताता है कि बर्फ की दरारें चौड़ी हो गई हैं और इस साल भीड़ भी बहुत है। यहाँ पर ये सब टीम डॉक्टर से मिलते हैं जिसका नाम कैरल है। वो सबको बताती है कि एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी है, तो सबसे ज़रूरी है हमें अपने आप को कम हवा के दबाव में रहने के लिए तैयार करना है। तो अब हम पूरा महीना अपने आप को इस मौसम के हिसाब से ढालेंगे जब तक कि हम बेस कैंप तक वापस नहीं आ जाते हैं। अब रॉब इनकी डेली ट्रेनिंग करवाता है। उसकी पूरी टीम आगे बढ़ती है। बर्फ की दरारों पर सीढ़ियां लगा दी, लेकिन ये अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये लोग कैंप 1 तक पहुंच गए हैं, जो 19,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे ही कैंप 2 तक पहुंच गए हैं, जो 21,300 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जिससे इनकी सांसें फूल रही हैं। यहाँ पर एक टीम मेंबर जिसका नाम डग है, उसे खांसी आ रही है। रॉब पूछता क्या तुम ठीक हो, और कहता बेस कैंप पहुंचकर एक बार कैरल से तुम अपना चेकअप करवा लेना। बेस कैंप पहुंचकर डग अपना चेकअप करवाता है। यहाँ पर बैक भी अपना चेकअप करवाता है। तभी उसे याद आता है कि कल उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और वो अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करना भूल गया है। वो जल्दी से हेलन के पास गया और सैटेलाइट फोन मांगकर उसे कॉल किया। जब उसकी बीवी को पता चला कि बैक एवरेस्ट से फोन कर रहा है, तो इस पर वो बैक पर नाराज होती है, क्योंकि बैक उसे बिना बताए ही एवरेस्ट पर चढ़ने आ गया है। रात को ये सब पार्टी करते हैं और अगले दिन ये फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। जब ये वापस अपने बेस कैंप में लौट रहे थे, तभी बर्फ की दरार पार करते समय बैक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं सीढ़ी पर लटक जाता है। रॉब उसे सही सलामत वहां से निकालता है। रॉब अपनी बीबी को कॉल करता है और बताता है कि कल हम आखिरी शिखर चढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर रॉब को पता चलता है कि उसका होने वाला बेटी है। इस बात पर वो बहुत खुश हो जाता है और वो उसका नाम सैरा रखता है। अगले दिन ये सब चढ़ाई करने से पहले हवन करते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। ये लोग बर्फ की दरारों को पार करते हुए कैंप 1 तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर स्कॉट की एक टीम मेंबर की हालत खराब हो गई है। ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर रॉब स्कॉट को बताता है कि तुम्हारे एक आदमी की हालत खराब है। स्कॉट कहता हाँ, मैं उसे बेस कैंप में छोड़ने जा रहा हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब ये सब कैंप 2 तक पहुंच गए हैं। यहाँ चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और एवलांच भी हो रहे हैं। तभी रॉब की टीम का गाइड, जिसका नाम हेरल्ड है, एवलांच की वजह से उसकी रस्सी छूट जाती है और वो ढलान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन रॉब उसे पकड़ लेता है, जिससे इनकी जान बच जाती है। अब ये सब कैंप 3 तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक आते आते कई लोगों की हालत खराब हो गई है। रॉब स्कॉट से संपर्क करता है। वो कहता है मैं अभी कैंप 1 में हूँ, तुमसे कल मिलूंगा। रॉब कहता है स्कॉट थोड़ा आराम कर लो, लगता है तुम ठीक नहीं हो। यहाँ पर स्कॉट ने एक इंजेक्शन लिया और आराम करने लगा। अब ये सब फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोग एक कतार में रहकर आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कैंप 4 तक पहुंच गए हैं। यहाँ हवा का दबाव बहुत ही कम है। अभी मौसम बहुत ही खराब है। रॉब कहता है रात को मौसम सही हो जाएगा। रात को स्कॉट भी यहाँ आ गया है। रात 12 बजे के बाद तूफान शांत हो गया है और आज 10 मई है
रॉब कहता जल्दी तैयार हो जाओ, हमें दोपहर तक लौट कर आना है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोई कैंप नहीं है, इन्हें सीधे शिखर तक पहुंचना है। स्कॉट की टीम ने भी चढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन स्कॉट यहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह थक चुका है। सुबह 4 बजे तक इस 27,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर बैक की हालत खराब होने लगी। रॉब उसे बैठने को कहता है। बैक की आंखों में प्रॉब्लम है, उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। रॉब कहता तुम्हें नीचे जाना होगा, लेकिन बैक ऐसा करने से मना कर देता है। रॉब कहता तुम यहाँ पर 30 मिनट आराम करना, अगर बेहतर महसूस हो तो लाइन में लग जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म करना होगा। और रॉब आगे बढ़ जाता है। रॉब की टीम दक्षिण पूर्व पर्वत तक पहुँच गई। यहाँ रास्ता बहुत ही कठिन है और आगे की रस्सियाँ भी नहीं बंधी हैं, तो रॉब के 2 सहायक आगे रस्सियाँ लगाते हैं। थोड़ा चलने के बाद डग की हालत भी खराब हो गई। रॉब उसे कहता बस थोड़ी और हिम्मत कर लो, हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। यहाँ से रॉब की टीम के 2 लोग वापस लौटने लगे। यहाँ पर हेलन मौसम पर लगातार नज़र बनाए रखे हैं क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है। ये हिलेरी स्टेप तक पहुँच गए, बस अब थोड़ी चढ़ाई और रह गई है। नीचे आते लोगों को बैक मिला। वो कहते हमारे साथ नीचे चलो, लेकिन बैक नीचे जाने से मना कर देता है। एनाटोली और हेरल्ड ने आगे रस्सियाँ लगा दी हैं जिससे ये आगे बढ़े और रॉब की आधी टीम 1:14 पर शिखर पर पहुंच गई और बाकी लोग भी कुछ देर बाद आ गए। दोपहर 2 बजे तक रॉब भी शिखर तक पहुंच गया। रॉब ने हेलन को बताया कि हम शिखर पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर हेलन बहुत ही खुश हो जाती है। हेलन कहती है अब तुम्हें नीचे उतरना चाहिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। रॉब की टीम से बैक और डग रह गए हैं। कुछ देर बाद स्कॉट भी शिखर तक पहुंच गया है। वो पूरी तरह थक गया है। ये लोग उसे खड़ा करते और नीचे उतरने लगते हैं। जब वे काफी नीचे आ जाते हैं उन्हें रास्ते में डग मिलता है। रॉब कहता तुमने काफी देर कर दी, अब हम लौट रहे हैं। लेकिन डग शिखर तक पहुंचना चाहता है। वो रॉब से कहता कि ये आखिरी मौका है, मैं अगली साल नहीं आ पाऊंगा। तो रॉब उसे शिखर तक ले जाने के लिए मान जाता है। रॉब डग के साथ आगे बढ़ता है। अब हम बैक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। कुछ देर बाद वहाँ पर जॉन आ गया। वो पूछता क्या तुम ठीक हो? वो कहता मैं जम गया हूँ। वो कहता माइक पीछे ही है, वो तुम्हें नीचे ले जाएगा। और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। अब हम डग को देखते हैं जो दोपहर 4 बजे तक एवरेस्ट के शिखर तक पहुँच जाता है। डग बहुत ही खुश है क्योंकि ये उसने अपने बेटे के लिए किया है। अब रॉब जल्दी से उसे नीचे ले जाने लगता है क्योंकि रॉब को पता है कि मौसम जल्द ही बदलने वाला है। हेलन रॉब से कांटेक्ट करती लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जब हेलन टेंट से बाहर देखती है तो उसे घने काले बादल दिखाई देते हैं। अब हम डग को देखते हैं जो फिसल रहा है क्योंकि वो बुरी तरह थक गया है। वो अब चल नहीं पा रहा है। तभी रॉब देखता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। रॉब हेरल्ड से संपर्क करता है और कहता है कि दक्षिण शिखर पर रखे ऑक्सीजन की बोतल यहाँ लाओ। तभी हेरल्ड कहता है वहाँ पर एक भी बोतल भरी नहीं है। लेकिन हेलन कहती नहीं, वहाँ पर एंगडोजी ने 4 बोतल भरी छोड़ी थी। हेरल्ड की हालत भी खराब है लेकिन वो फिर भी रॉब की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। रॉब के साथी जिनका नाम गाय है वो कहता है रॉब तुम नीचे की तरफ आओ, हम डग की हेल्प के लिए कुछ आदमी ऊपर भेज रहे हैं। लेकिन रॉब कहता है मैं डग के बिना नीचे नहीं आऊँगा। रॉब डग को खींच कर नीचे लाने की कोशिश करता है। अब हम स्कॉट को देखते हैं जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि तुम नीचे जाओ और एनाटोली को ऑक्सीजन की बोतल के साथ ऊपर भेजो। रॉब डग को नीचे लाने की कोशिश करता है लेकिन डग की हालत बहुत ही खराब है। अब मौसम खराब हो गया है। अब ये लोग तूफान का सामना कर रहे हैं। तभी रॉब डग से कहता है मैं दक्षिण शिखर पर ऑक्सीजन लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 फीट चौड़ा रास्ता है और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। रॉब यहाँ से जाने लगता है। तभी डग भी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है और तूफान के कारण खाई में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी रॉब पीछे देखता है और वो समझ जाता है कि डग मर चुका है। अब हम बैक को देखते हैं जो सबके साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बैक अचानक फिसल जाता है और अपने आगे जा रहे लोगों को भी गिरा देता है और वे सब फिसलते हुए नीचे आते हैं। इधर रॉब के पास हेरल्ड आ गया। उसके पास एक ऑक्सीजन की बोतल है जो आधी भरी है। वो रॉब से डग के बारे में पूछता है। रॉब उसे बताता है कि डग मर चुका है। ये दोनों नीचे आने लगते हैं और इधर बैक और 2 साथियों की हालत खराब हो गई है। बाकी बचे लोग एक कहकर नीचे उतरने लगे कि हम मदद लेकर आते हैं। कुछ लोग कैंप 4 तक आ गए हैं। तूफान के कारण रॉब और हेरल्ड जमने लगे हैं और ऑक्सीजन की बोतल का बल्ब भी जम गया है। ये लोग वहीं पर बैठकर तूफान
तूफान थमने का इंतजार करने लगे। तभी रॉब की बीवी जैन हेलन को कॉल करती और रॉब के बारे में पूछती है। हेलन बताती है कि उसे तूफान का सामना करना पड़ रहा है। वो कहती जैसे ही उससे कांटेक्ट होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। ऑक्सीजन की कमी से हैरल्ड को गर्मी लगने लगी। उसने अपना सूट उतार दिया और अनबैलेंस होकर खाई में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। बेस कैंप से हेलन उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तभी उन्हें अचानक रॉब की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है मैं पूरी तरह जम गया हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। रॉब उन्हें बताता है कि डग और हैरल्ड मर चुके हैं, मुझे मदद चाहिए। गाय कहता तुम नीचे आने की कोशिश करते रहो, हम एक टीम को ऊपर भेज रहे हैं। ये लोग रॉब को जैन से कनेक्ट करते जिससे उसे हौसला मिले। जैन उसे वापस आने को कहती है। रॉब जैसे तैसे करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब हम बैक को देखते हैं जो बेहोश है। सर्दी की वजह से उसकी स्किन गलने लगी है। जो लोग इनकी हेल्प के लिए ऊपर जा रहे थे वो हेलन को बताते हैं कि तूफान बढ़ रहा है, हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। वो कहते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़कर आ रहे हैं, तूफान रुकते ही हम फिर से कोशिश करेंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि रॉब को बताना होगा कि कोई नहीं आ रहा है, उसे खुद ही नीचे आना होगा। गाय रॉब को बता देता है और कहता दोस्तों में खुद ही नीचे आना होगा। इस समय रॉब की हालत और ख़राब हो जाती है। हेलन जैन को बताती है कि रॉब अब भी वहीं पर फंसा है। जैन कहती है रात होने से पहले उसे नीचे लाना होगा। हेलन कहती बहुत ही भयंकर तूफान है। जैन रॉब से फिर से बात करती है। अब रॉब ढंग से बोल तक नहीं पा रहा है, वो लगातार बर्फ़ में जम रहा है और ये जैन और रॉब की आखिरी बात हो रही है। रॉब जैन से बात करते करते बेहोश हो जाता है। अब हम बैक को देखते हैं जो होश में आ गया है। उसे अपनी फैमिली के विजन दिखाई देने लगते हैं। वो बुरी तरह घायल है। वो खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। इधर स्कॉट की हेल्प के लिए एनाटोली आया, लेकिन तब तक स्कॉट मर चुका था। एवरेस्ट से बॉडी को नीचे नहीं लाया जा सकता, इसलिए लोगों के शरीर को हमेशा के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अब हम बैक को देखते हैं जो खुद चलकर कैंप 2 तक आ गया है। एक खबर हेलन ने उसकी पत्नी को बता दी। अब बाकी सब लोग कैंप 2 से निकल आए हैं। बैक की पत्नी ने अमेरिकन एम्बेसी से कांटेक्ट करके एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाया। ये लोग बैक को कैंप 1 तक ले आए हैं। बैक रॉब और डग के बारे में पूछता है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, लेकिन बेस कैंप से ऊपर जाने पर हवा का दबाव इतना कम है कि हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर क्रैश हो सकता है। हेलीकॉप्टर वापस बेस कैंप तक आ गया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से वजन को कम किया और फिर से उड़ान भरी। इस बार पायलट हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता है। वे जल्दी से बैग को उसमें बैठाते और नीचे ले आते हैं। अब बाकी सब लोग भी नीचे आ गए हैं। बैग सही सलामत अपने घर तक पहुंच गया है। एयरपोर्ट पर जैन रॉब का इंतजार कर रही है। बाकी सब आ गए, लेकिन रॉब ना आया क्योंकि वो एवरेस्ट की मखमली गोद में हमेशा के लिए सो गया है। दोस्तों, ये हैं इस कहानी के रियल हीरोज़ की फ़ोटो। ये हैं रॉब और ये रहा स्कॉट फिशर, हैरल्ड, डग हैंसन, यासुको नामा और ये है एडवेंचर कंसल्टेंट की टीम 1996। बैक ने अपनी नाक और दोनों हाथ गंवा दिए। वो अब भी अपनी पत्नी के साथ डेलस में रहता है। जुलाई 1996 में जैन को बेटी हुई और उसने बेटी का नाम सैरा रखा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।